हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला पे स्वागत है। और अब हम सर्वेक्स का जिसे हम लोकतंत्र बोलते हैं उसका सेकंड चैप्टर करने वाले हैं, संविधान निर्माण। एंड आई होप आपको ये वीडियो पूरा अच्छे से समझ आ जाए, लेक्चर समझ आ जाए। और अगर समझ आता है, थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड चलो इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं ताकि चलो अब ये स्टार्ट जो हो रहा है हमारा, एक तो फोटो है ये नेल्सन मंडेला, ठीक है, मंडेला सॉरी। इनकी पिक्चर है ये हमारा, मतलब इसमें, और कोट है ये छोटा सा जो उन्होंने बोला है। तो चलो शुरू करते हैं थोड़ा सा। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हों। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ और अगर ज़रूरत पड़े तो इस आदर्श के लिए मैं जान भी देने को तैयार हूँ। ठीक है, यानी उन्होंने एक बात बोली है कि उन्हें किस प्रकार की व्यवस्था पसंद है, लोकतांत्रिक और एक स्वतंत्र समाज की वो कामना करते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उन्होंने एक कोट बोला, ठीक है। और अब ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले लोकतंत्र का चैप्टर फर्स्ट मैं पहले करा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, ताकि बेसिकली लोकतंत्र क्या है और कैसे काम करती है आपको समझ आ जाए। ठीक है, उसके बाद आप ये चैप्टर समझोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब दक्षिण अफ्रीका जैसे कि नाम एक कंट्री है, छोटा सा देश है। ठीक है, यहाँ पर क्या बात बोली गई है कि दक्षिण अफ्रीका में गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था नेल्सन मंडेला जी के ऊपर और उन्हें जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, तो अब दक्षिण अफ्रीका में ऐसी क्या व्यवस्था थी जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई, तो थोड़ा हम एक बार पहले इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो आप ये देखो, ये एक डेंजर का निशान लगा के, नेटिव एंड इंडियन कलर्ड, इफ़ यू आर एंटरिंग दिस प्रीमिसेस एट नाइट यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग, आर्म्ड गार्ड शूट ऑन साइट, सैवेज डॉग्स डिवोर द कॉर्पस। ठीक है, यानी कि मतलब एक तरीके से सीधी सी धमकी है कि अगर कोई भी कलर्ड पीपल या फिर इंडियन जो है अगर एंटर करता है एक एरिया में तो उनको जो है वो मिसिंग हो जाएगा, मतलब उन्हें मार दिया जाएगा इन शॉर्ट। ठीक है, अब ऐसा क्या है जरा हम ये देखते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पर नस्ल भेद था। नस्ल भेद मतलब रंग, चमड़ी का जो रंग होता है उसके आधार पे वहाँ पर भेदभाव था। ठीक है, तो अब दक्षिण अफ्रीका में बेसिकली देखो क्या था, रंगों की राजनीति ने लोगों को उनके चमड़ी के रंग के आधार पे बांट दिया था। ठीक है, यानी कि गोरे हैं, काले हैं, इस तरह के हिसाब से उन्हें जो है वो उनके साथ भेदभाव होता था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के जो स्थानीय लोग हैं उनका रंग काला होता है। ठीक है, और आबादी में जो उनका हिस्सा है वो कितना है, 3/4 था। मतलब अगर पूरी आबादी है तो उसमें से 3/4 लोग जो है वो क्या है, काले हैं। ठीक है, जिन्हें अश्वेत कहा जाता था। अश्वेत, श्वेत और अश्वेत के अलावा वहाँ मिश्रित नस्ल वाले रंगीन चमड़ी वाले लोग भी, मतलब जैसे ना जो ना गोरे होते हैं ना काले होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, रंगीन चमड़ी वाले लोग। ठीक है, जैसे कि हम लोग मतलब मोस्टली इंडियन होते हैं। ठीक है, उस तरह का। और भारत से गए लोग भी इसी कैटेगरी में जो थे वो शामिल थे। ठीक है, गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे। ठीक है, यानी दक्षिण अफ्रीका में जो शासन था वो गोरे लोगों का शासन था और वो लोग क्या मानते थे कि जो गोरे लोग हैं वही अच्छे हैं, बेहतर हैं, और बाकी जो रंगीन चमड़ी या जो काले लोग हैं, अश्वेत लोग हैं, वो क्या है, नीचे हैं, छोटे हैं। ठीक है, और उन्हें वोट देने का अधिकार भी नहीं दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा और किस किस प्रकार का भेदभाव था हम आगे देखते हैं। रंग भेद की, अब रंग भेद का मतलब अब क्लियर हो गया होगा कि रंग के आधार पे किया जाने वाला जो भेदभाव होता है वो रंग भेद होता है। ठीक है, यानी कि जो गोरे हैं या काले हैं, अगर हम किसी को कम मान रहे हैं, ठीक है, कुछ अधिकार नहीं दे रहे हैं, तो वो एक तरीके से क्या हुआ, भेदभाव हुआ। तो दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोग जो है वो काले लोगों के साथ भेदभाव करते थे और जो रंगीन चमड़ी के लोग थे उनके साथ भी भेदभाव होता था। ठीक है, तो सबसे पहला भेदभाव क्या, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। एंड सेकेंड पॉइंट आगे, रंगभेद की शासकीय नीतियाँ श्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी
और उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने की इजाज़त नहीं थी। परमिट होने पर ही वे वहां जाकर के काम कर सकते थे। रेल, गाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा घर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल यानी स्विमिंग पूल, सार्वजनिक शौचालय तक में गोरे और काले के लिए अलग अलग एकदम अलग अलग इंतज़ाम थे। इसे पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतज़ाम कहा जाता था। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या उनके गिरजाघर तक नहीं जा सकते थे। अश्वेतों के संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का अधिकार भी नहीं था। ठीक है, यानी कि सबसे पहले उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बस, टैक्सी, होटल, स्कूल, कॉलेज, इन सब जगहों में पर भी उनके लिए अलग तरह का एक इंतज़ाम होता था। इसके अलावा ऐसे एरियाज़ जहाँ पर केवल गोरे लोग रहते थे, अगर वो लोग वहाँ जाएं तो उसके लिए उन्हें परमिशन यानी परमिट की ज़रूरत होती थी, एक तरह से टिकट समझो। ठीक है, यानी परमिशन अगर नहीं होगी तो वो वहाँ नहीं जा सकते। विदाउट परमिशन नो एंट्री, यानी कि वहाँ पर ऐसा एरिया जहाँ पर गोरे लोग रहते हैं वहाँ पर जाने के लिए परमिशन की ज़रूरत थी, जिसे परमिट बोला गया। ठीक है, इसे भेदभावपूर्ण व्यवहार कहा जाता है। ठीक है, देखो, और इसके अलावा उन्हें संगठन बनाने का भी अधिकार नहीं था, यानी वो अपने साथ हो रहे इस गलत व्यवहार के प्रति आवाज़ भी नहीं उठा सकते थे। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगीन प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाली शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि ये अफ्रीकी ANC यानी कि एक ऐसी राजनीतिक दल जिसने इस व्यवस्था का, रंगभेद का विरोध किया, उसका नाम क्या था? अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इनसे कई मजदूर संगठन, कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल हुए। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंगभेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। अनेक देशों ने रंगभेद की निंदा की, इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। ठीक है, यानी कि लोगों ने जब ANC ने इसका विरोध किया या फिर मतलब और भी संगठन, मजदूर संगठन, कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब मिलकर के आए, इन्होंने आवाज़ उठाया। ठीक है, और फिर भी मतलब जो गोरी सरकार थी उसने क्या किया, हजारों अश्वेत लोगों को मार दिया और उनके साथ मतलब गलत व्यवहार किया। ठीक है, तो इस तरह की व्यवस्था थी दक्षिण अफ्रीका में, जिसे हम रंगभेद कहते हैं। ठीक है, एक नए संविधान की ओर। रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब वे जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज्य कायम नहीं रख सकती है। इसलिए गोरे सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया, भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया, राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियां उठा ली गई। 28 वर्ष तक जेल में कैद रहने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और ये दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। ठीक है, यहाँ तक ये वाला पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है। यानी कि जब विरोध बढ़ता चला गया तो गोरी सरकार को ये समझ आ गया कि वो जोर जबरदस्ती से ज़्यादा दिन तक अपना शासन, तो फाइनली 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को जो दक्षिण अफ्रीका है वो एक गणराज्य बना। ठीक है, और दुनिया में एक नए लोकतांत्रिक देश के रूप में सामने आया। रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों को मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुला। ठीक है, यानी अब वहाँ पर क्या है, रंगभेद नहीं, मतलब समाप्त कर दिया गया। और अब किस प्रकार की सरकार बनेगी, तो मिलीजुली, जिसमें कि हर एक रंग के लोग जो है वो उस सरकार में शामिल होगी, केवल गोरे लोगों की सरकार नहीं होगी। ठीक है, यानी कि काले अश्वेत भी होंगे, उसमें रंगीन चमड़े के लोग भी होंगे और गोरे लोग भी होंगे, यानी कि मिलजुल की जो है वो वहाँ पर अब काम होगा, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, अब आगे
ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंगभेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भलमन साहत पर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। लेकिन मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना ना छोड़े, इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। ठीक है, यानी कि अब जैसे देखो, अब गोरे लोगों ने इतना अत्याचार किया काले लोगों के ऊपर, ठीक है, तो ऐसे में अब जब काले लोग आज़ाद हुए हैं, उन्हें भी अपनी सरकार चुनने का अधिकार मिला है, और तो अब उनके मन में किसी तरह का कोई गिला शिकवा ना रहे। इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो काले लोग हैं वो भी गोरे लोगों के साथ ऐसा ना कि हाँ भाई तुमने मेरे साथ अत्याचार किया था हमारे साथ, तो अब हम इसका बदला लेंगे, तो इस तरह की कोई भावना ना हो, और दोनों ही प्रकार के जो लोग हैं वो आपस में मिल करके उस देश में रहें। ये ज़रूरी है ताकि देश में शांति बनी रहे। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीकी के उदय के साथ ही अश्वेत लोगों ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें वे भूल जाएं और गोरे को माफ़ कर दें। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्ल और स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्य, सामाजिक न्याय, मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। एक पार्टी ने दमन और निशंस हथियारों के जोर पर शासन किया और दूसरी पार्टी से आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों को साथ साथ बैठना होगा। ठीक है, तो अब मतलब ये दक्षिण अफ्रीका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि जिन लोगों ने उनके मतलब अश्वेतों पर अत्याचार किया है उन लोगों को माफ़ कर देना और उन्हें भी अपनी तरह ही समझना। ठीक है, तो इसलिए जो नेल्सन मंडेला जी हैं वो उन्होंने क्या बोला है कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ है जुल्म, उन्हें भूल जाएं और गोरों को माफ़ कर दें और उन्हें भी समानता और लोकतांत्रिक मूल्य, सामाजिक न्याय, इन सब पर आधारित नए देश के निर्माण में सहयोग प्रदान करें। ठीक है, तो इस प्रकार से वहाँ पर एक नए लोकतांत्रिक देश का जो है वो उदय हुआ। ठीक है, नया देश बना एक लोकतांत्रिक देश दक्षिण अफ्रीका। 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया वैसे अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए थे उतने दुनिया की किसी भी संविधान में नहीं हैं। साथ ही उन्होंने यह फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिश में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और ना ही किसी को बुरा या दुष्ट मान करके बर्ताव किया जाएगा। इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिनने चाहे जो कुछ किया हो, लेकिन अब से हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होगी। दक्षिण अफ्रीका संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। दक्षिण अफ्रीका संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीके के लिए निंदा की गई थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह काम दक्षिण अफ्रीका के लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय, पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इंद्रधनुष्य समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ। एक बार अगर मंडेला के शब्दों में ही ये बातें समझें, दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से यह वादा करते हैं कि हम अपने रंग भेद, क्रूर, दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को
इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत स्त्री पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, जैसे जो नेल्सन मंडेला है मतलब जैसे हमें पता ही है कि उन्होंने वहाँ पर रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन्हें दूसरा गांधी भी कहा जाता है, जो उन्होंने एक योगदान दिया दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद समाप्त करने के लिए। तो यहाँ पे बार बार जो है उनकी कोटिंग्स जो है वो दी गई है ताकि हम इस चैप्टर में दक्षिण अफ्रीका की स्थिति को बेहतर तरीके से समझें और संविधान क्यों ज़रूरी है, किस प्रकार से बनाया गया, इससे समझने से पहले हमें थोड़ा सा एक व्यू मिल जाए कि किस तरह की सिचुएशंस थी वहाँ पर। ठीक है, तो अब जैसे बोला गया है कि दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे अच्छा संविधान जो है वो बन करके तैयार हुआ। ठीक है, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने दोनों, चाहे अश्वेत हो दोनों ने मिलकर के काम किया और उनकी भावना थी कि अब हम जो चीज़ें बीत गई, ठीक है, यानी जो पुरानी कड़वाहट है उसको भूल करके अब हमें आगे भविष्य की तरफ बढ़ना है और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम चाहे श्वेत हो चाहे अश्वेत हो दोनों को मिल करके आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पर नया संविधान तैयार हुआ। अब अगर एक समरी के रूप में हम देखें तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। स्थानीय मतलब दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्रता संग्राम पहले हमने पढ़ा। दक्षिण अफ्रीका के माध्यम से हम लोकतंत्र के बारे में, संविधान के बारे में जानने की कोशिश करें। ठीक है, तो अगर हम इस स्टोरी की थोड़ी समरी देखें तो क्या है, स्थानीय काले लोगों पर यूरोपीय अल्पसंख्यक गोरे लोगों की सरकार द्वारा अत्याचार किया जाता था। सेकेंड है, नेल्सन मंडेला ने रंगभेद से चलने वाली सरकार शासन व्यवस्था का विरोध किया, आवाज़ उठाई। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में गोरों के विरुद्ध मजदूर यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल हो गई और इसके अलावा कुछ गोरे समझदार लोग जिन्हें लगता था कि रंगभेद गलत है, उन्होंने भी इस जो उनका विरोध था उसका समर्थन किया। 1950 से संघर्ष शुरू हुआ और 1994 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ठीक है, 1994 में 26 अप्रैल 1994 को जो अफ्रीका था, दक्षिण अफ्रीका, वो एक नए गणराज्य के रूप में मतलब उभरा। ठीक है, 1994 में चुनाव की घोषणा, नेल्सन मंडेला जो है वो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के राष्ट्रपति बने 1994 में। ठीक है, यानी 28 साल बाद उन्हें आज़ाद किया गया और वो देश के पहले राष्ट्रपति बने। एक नए संविधान का निर्माण जिसने नागरिकों को व्यापक अधिकार दिए। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, फिर नए मतलब दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने एक नया संविधान बनाया जिसमें लोगों को व्यापक अधिकार दिया गया और दुनिया का सबसे अच्छा संविधान बनकर के तैयार हुआ और दुनिया के जितने भी लोग मतलब लोकतांत्रिक देश है वो उससे प्रेरणा लेते हैं उस संविधान से। ठीक है, इसके अलावा पहला पॉइंट, नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का जो नाम है वो है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, यानी उन्होंने जो किताब लिखी अपने जीवन के ऊपर आधारित, उसका नाम क्या है, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। अब रंगभेद क्या होता है, तो नस्ल भेद ही रंगभेद होता है जिसमें कि रंग के आधार पर जो है वो भेदभाव किया जाता है। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में हमने देखा जो काले लोग थे उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, उनके साथ भेदभाव होता था। अब अगला है संविधान क्या है, तो संविधान एक संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक या दस्तावेज है जिसे किसी देश के निवासी सामूहिक रूप से मानते हैं। ठीक है, यानी क्या है, ये कानूनी दस्तावेज है जो लिखित रूप में है। संविधान सर्वोच्च कानून होता है किसी भी देश का, यानी संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है, जिसे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मध्य के आपसी संबंध तय करने के साथ साथ लोगों और सरकार के मध्य संबंध भी निर्धारित होता है। ठीक है, नहीं, लोगों के अधिकार, नागरिकों का अधिकार और सरकार का कर्तव्य सब कुछ उसके अंदर लिखा हुआ होता है। विशेष रूप से यह बात ध्यान रखें कि जिन देशों में संविधान है वो लोकतांत्रिक ही हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन सभी लोकतांत्रिक देशों के पास संविधान अवश्य होता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि जो देश लोकतांत्रिक होगा उसके पास संविधान ज़रूर होगा। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिनके पास संविधान है वो एक लोकतांत्रिक देश हो। ठीक है, यानी जो लोकतांत्रिक देश है उसके पास संविधान 100% होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास संविधान है वो एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, तो ये बात हमें यहाँ से क्लियर करनी होगी, मतलब रखना होगा ध्यान।